हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैं एक वीडियो लेक्चर बनाया था और ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैं सोचा कि इसमें दो पार्ट इसको कर दें। ठीक है, तो एक पार्ट तो पहले बन चुका है आपका, अब दूसरा पार्ट यहाँ पे है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बेसिक्स आपको बताया गया था कि वीएनटीआर क्या होता है, ठीक है ना, एसटीआर क्या होता है, सभी इंडिविजुअल कैसे यूनिक होते हैं एक दूसरे से, किसको छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे कैसे उसको करते हैं। तो एक बार ब्रीफ हम कर देते हैं। ब्रीफ ये करना है कि पहले वीएनटीआर के बारे में एक बार फिर से समझ लो, ठीक ना। और जो बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो वीएनटीआर क्या होता है? ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है। ये क्या है कि वीएनटीआर ये यूनिक होता है, यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल में ये यूनिक होता है। समझ रहे हो? ये पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। वो वीडियो नंबर फर्स्ट देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट 1 जो है उसको देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो वीएनटीआर ये नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं डीएनए का, मतलब कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता, ना कोई एंजाइम बनाता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है और ये बड़ा ही यूनिक होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोजोम है। अब क्रोमोजोम के इस पार्ट में जो डीएनए रहेगा, ठीक है, इस पार्ट में जो डीएनए रहेगा, ध्यान से, ये मान लो जीन है। तो ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वीएनटीआर। क्या एग्जिस्ट करेगा? वीएनटीआर एग्जिस्ट करेगा। तो वीएनटीआर क्या होता है भाई? वीएनटीआर होता है एक्चुअली एक ही तरह के, जैसे मान लो कि ए ऐसे ए टी टी सी, एक ही तरह के डीएनए का रिपीटेशन रहेगा। टी 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 ए और जी, इस तरीके से क्या रहेगा, डीएनए उस रीजन में मिलता है। मतलब कि रिपीटेटिव डीएनए, इसी को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीट किया हुआ, एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वीएनटीआर। ये क्या है? वीएनटीआर है। तो ये जो होगा इस क्रोमोजोम के लोकस पे, क्रोमोजोम के इस पार्ट पे, देखो ध्यान से, क्रोमोजोम के इस रीजन में हमारा यूनिकनेस है कि वहाँ पे जो डीएनए मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बॉन्ड से बंधे रहते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा? हमारे क्रोमोजोम के इस पार्ट में ये रहेगा, इस टाइप का सीक्वेंस रहेगा बेस का डीएनए में। ऐसा किसी और में नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब दो पर्सन का ये चीज़ सेम नहीं मिलेगा, उसमें डिफरेंट होगा। तो यदि हम इसको पहचान लिए, ध्यान से, यदि इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए, तो आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर क्या हो जाएगा? पकड़ में हम आ जाएंगे कि हम क्रिमिनल हैं कि नहीं, हमसे वो मैच करेगा। तो यही खेल है पूरा। पूरे डीएनए को नहीं हम लोग देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? बहुत टाइम टेकिंग है। तो एक छोटे से पार्ट को देख लो, वीएनटीआर को देख लो। ये छोटा छोटा फ्रैगमेंट होता है, जीन बड़े बड़े फ्रैगमेंट होते हैं डीएनए के, ये छोटे छोटे होते हैं। याद रखना, वीएनटीआर क्या होते हैं? स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं सब। क्या होते हैं? वीएनटीआर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होता है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। और देख लो, और क्या बताया था? और बताया था कि क्रोमोजोम होमोलोगस फॉर्म में रहता है, पेयर के फॉर्म में रहता है। तो ये देखो, पेयर के फॉर्म में है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का एक पेयर यहाँ है और दूसरा पेयर ये हो गया। आज जो दो पेयर हो गए क्रोमोजोम के, देखो ध्यान से,
अब ये यहाँ है, यहाँ पे ऐसा मिल रहा है, और ये देखोगे यहाँ भी एक रहेगा, तो ये वाला पार्ट आया है कहाँ से? हमारे पेरेंट्स से आया होगा, ये वाला पार्ट मदर से आया है, समझ रहे हो? मतलब ये वाला पार्ट यदि फादर से आया है तो ये वाला पार्ट मदर से आया है, मदर से आया है, समझ रहे हो? अब देखो बच्चे का डिस्प्यूट आया, किसी भी हॉस्पिटल के वार्ड में बच्चा मिक्स हो गया, कौन किसका बच्चा है पहचान में नहीं आ रहा है, तब क्या करोगे? तब वहाँ पे डीएनए की टेस्टिंग होती है, समझ रहे हो? डीएनए टेस्टिंग होगा। अब उस समय जो अवेलेबल हो जाए, फादर अवेलेबल हो या मदर अवेलेबल हो, क्योंकि मदर का भी तो VNTR है उसमें दूसरे क्रोमोसोम पे, अब फादर का भी है, मैच करा के बच्चों को सेपरेट कर लिया जाएगा कि हाँ भाई आपका बच्चा है, ले जाइए इसको, समझ रहे हो? और ये रिजल्ट बिल्कुल 100% बिल्कुल एविडेंट, यह है 100% परफेक्ट होता है, 1% भी चांस गड़बड़ होने का नहीं है, ठीक ना? तो अब चलो मैकेनिज्म में चलते हैं। ये बेसिक पूरा एकदम डिटेल में इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो एक बार रिव्यू मैं कर देना चाह रहा था आपको कि जिससे कि बढ़िया से समझ में आपको आए, ठीक ना? चलो अब मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म में क्या करेंगे बच्चों? मैकेनिज्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट करना है आपको कि कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल, ठीक? डीएनए सैंपल को कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल को क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो इस कलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी क्राइम सीन है, क्राइम सीन से क्या होगा? क्रिमिनल का हेयर बाल गिरा होगा वहाँ पे, समझ रहे हो? क्रिमिनल का हो सकता है कि आपाधापी में जिसका मर्डर किया है उसने भी कुछ हाथापाई किया होगा, तो क्रिमिनल का ब्लड वहाँ पे गिर गया होगा, या रेप केस किया होगा, तो रेप केस की जो विक्टिम होगी, जो लड़की होगी, औरत होगी, उसके वेजाइना से वेजाइनल स्वैब निकाल लेंगे, ठीक ना? तो क्रिमिनल का सीमेन उसमें होगा, तो सीमेन से भी डीएनए हम अलग कर सकते हैं, ठीक है? और क्या है कि उसके कुछ कपड़े हैं, है ना, कपड़े में सीमेन यदि लगा हुआ है तो वहाँ से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई तरह का है, सलाइवा है, सलाइवा से भी, सलाइवा में सेल होते हैं, वहाँ से भी इकट्ठा, मान लो कि दांत काटे का निशान है बॉडी पे, ठीक है, वहाँ से सलाइवा इकट्ठा किया, वहाँ से भी हम उसका सैंपल ले सकते हैं, ठीक? तो डीएनए का क्या है? सोर्स। डीएनए का सोर्स जो होगा बच्चों, डीएनए का सोर्स ये देख लो, सोर्स हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, ठीक है, और हेयर फॉलिकल को रूट हेयर भी बोलते हैं, ठीक ना? और क्या? सलाइवा, वेजाइनल स्वैब, वेजाइनल स्वैब यदि रेप केस हुआ है तो, ठीक, वेजाइनल स्वैब, स्लैब या ब्लड, क्रिमिनल का ब्लड वहाँ पे लगा हुआ हो, ये सब सोर्स हैं, ठीक? सीमेन, उसका डायरेक्ट सीमेन कहीं कपड़ा में लगा हुआ हो तो सीमेन भी हो जाएगा। तो ये सोर्स डीएनए के हैं। और दूसरा, यदि सोर्स बहुत कम है, कम, ये सब सैंपल बहुत थोड़ा अमाउंट में है और आपको ज़्यादा डीएनए चाहिए, तो क्या करेंगे? उस डीएनए को हम पीसीआर टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे? इंक्रीज कर लेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसके बारे में बताएंगे क्या होता है। तो पहले तो इसको कर लिया, और इसको करने के बाद में क्या करेंगे कि डीएनए को अब सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए को सेपरेट कर लो, क्योंकि ये तो इस सब में सेल होगा, सेल के अंदर डीएनए होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपको सेल मिला इन सभी चीज़ों से, वेजाइनल स्वैब से, ब्लड से, सीमेन, सलाइवा, हेयर फॉलिकल, इसमें क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट डीएनए नहीं मिलेगा, सेल मिलेगा। तो देखो सेल मिल गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या करोगे? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ठीक ना? सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ
डीएनए, डीएनए का सेपरेशन। डीएनए का सेपरेशन कैसे करें बच्चों? सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सेल को, ठीक ना, द सेल्स आर सेंट्रीफ्यूगेटेड, ठीक, फॉर दिस पर्पस। उस टेक्निक का क्या नाम है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ये देख लो, अब कैसे करेंगे दिखाते हैं। इसको कैसे कराना है एकदम आराम से समझो। इसके लिए क्या है कि एक अपरेटस होता है ऐसा बना हुआ, ठीक है। इसमें सैंपल सेल का रख दिया गया, देखो सेल रख दिया गया, क्या रखा गया? सेल। ये सेल रखा गया, सैंपल जिसे डीएनए निकालना है, और रख के इसमें क्या होता है? एक घिरनी होता है। घिरनी मतलब व्हील टाइप का होता है, वो घूमेगा काफ़ी हाई स्पीड में। देखो ये घूम रहा है, घूम रहा है 1400-1500 आरपीएम, 1400 रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में 1400 बार, 2000 बार। कोई कोई सेंट्रीफ्यूगेट जो फ्यूज जो होता है वो 50,000 बार भी घूमता है, 50,000 टाइम एक मिनट में। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलता है? 2 पीक मिलता है, समझ रहे हो? अब इसमें से डीएनए को सेपरेट कर लो, सेपरेट करके 2 पीक मिलेगा आपको डीएनए का, एक मेजर और एक स्मॉल पिक। इसको बोलते हैं क्या? मेजर पिक। ये मेजर पिक मिला, क्या मिला? मेजर PEAK पिक। ये स्मॉलर पिक या स्मॉल पिक, ठीक है। मेजर पिक में क्या होगा? स्मॉल पिक में ही VNTR रहता है, यही एक्चुअली VNTR है, VNTR यही है। अब मेजर पिक तो क्या है? जीन वाला है, ये तो जीन है, इसमें जीन्स रहते हैं, बड़े बड़े डीएनए के पार्ट होंगे, लार्जर फ्रैगमेंट होंगे। क्या होंगे? मेजर पिक में जीन्स क्या होता है? मतलब लार्जर फ्रैगमेंट जो प्रोटीन को कोड करता है। तो ये लार्जर फ्रैगमेंट होता है, लार्जर डीएनए का फ्रैगमेंट्स, लार्जर फ्रैगमेंट्स, लार्जर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होता है, VNTR तो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो, इस तरीके से आपने क्या किया? अब स्मॉल पिक को हटा लेंगे, स्मॉलर फ्रैगमेंट हमको उसी से मतलब है, इनसे मतलब है नहीं, तो स्मॉलर पिक को रिमूव कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड, शायद थर्ड होगा या फोर्थ होगा, जो भी है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट है कि जो स्मॉल पिक जो था उसको अलग कर लिया गया। स्मॉल पिक को, स्मॉल पिक, ठीक, इज सेपरेटेड। स्मॉल पिक को सेपरेट कर लिया गया। देख लो, स्मॉल पिक को सेपरेट कर लिया। जब स्मॉल पिक को सेपरेट किए तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा? इसको सेपरेट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अलग हो गया। अब क्या करते हैं कि उसमें से भी, क्योंकि स्मॉल पिक में स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है, अब स्मॉलर में भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, तो जो एकदम छोटा होगा उसी में एक्चुअली VNTR होगा, ठीक है। तो उसको भी सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल पिक में जो होगा, स्मॉल पिक क्या कंटेन करता है? स्मॉल पिक कंटेंस ऑल्सो लार्जर एंड स्मॉलर फ्रैगमेंट्स।
और एक्चुअली इस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में क्या होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कंटेन करता है VNTR को। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कंटेन, मतलब मेजर पिक में तो लार्जर बहुत बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट था, माइनर पिक में, स्मॉल पिक में क्या होगा, उसमें भी बड़े और छोटे होंगे, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना मेजर वाले में था, उससे छोटे। तो कंटेन स्मॉलर फ्रेगमेंट, इसमें क्या होगा, यही VNTR होता है, इसी में VNTR होगा, ठीक ना। VNTR क्या, स्पेसिफिक रिपीटेड सीक्वेंस होता है, पिछले वीडियो में देखो, जो कि यूनिक होता है हर एक आदमी का, किसको छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब स्मॉल पिक को ऑब्टेन कर लिया। स्मॉल पिक इज सेपरेटेड, आइए कंटेन कर रहा है फ्रैगमेंट को, देखो स्मॉल पिक, ध्यान से, ये स्मॉल पिक है। स्मॉल पिक में क्या है, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स भी हैं, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स भी हैं, और इसमें क्या है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी हैं, बड़े और छोटे दोनों फ्रैगमेंट्स हैं, और बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स भी हैं। अब हमें छोटे वाले को अलग करना है बड़े वाले से, कैसे अलग करेंगे भाई, तो अलग करने के लिए तरीका है, अब फोर्थ में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, स्मॉलर एंड larger fragments are separated by a technique, उस टेक्निक का क्या नाम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान रखना, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो ध्यान से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको अलग करेंगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखो बताता हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें डिफरेंट स्पीड से DNA के मॉलिक्यूल बड़े और छोटे वाले मूव करते हैं। ये क्या होता है भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ध्यान से देखो, अगर का नाम सुना आपने, अगर का, अगर सर लग रहा है सुना हुआ सर, अरे हाँ हाँ सुना हुआ है। अगरबत्ती याद करो, अगरबत्ती, ऐसा बत्ती जिसमें अगर का यूज हुआ हो तो वही तो अगरबत्ती है, समझ रहे हो। वो कुछ विस्कस चिपचिपा सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, जेली टाइप का। वो कहाँ से, अगैरोफाइट से निकलता है, एल्गी से। उस एल्गी का नाम है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगर का सोर्स क्या होता है, अगर का सोर्स होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इनको एगैरोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एगैरोफाइट्स मतलब फाइटा मीन्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अगर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब इस अगर में थोड़ा पानी डाल दो, जेली टाइप का बन जाएगा, सेमी सॉलिड, तो इसी को बोलते हैं अगर और अगरोज जेल। क्या बोलते हैं, और एगरोज जेल, ये सेमी सॉलिड होता है। अगर ले लिया, अब अगर का ब्लॉक क्या लेंगे, अगर का ब्लॉक, देखो अगर का ब्लॉक ले लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर का ब्लॉक ले लिया, अगरोज जेल का, ठीक ना। एगरोज जेल का ब्लॉक ले लिया, ये एगरोज जेल है, एगरोज जेल, इसका ब्लॉक लिए। अब इस ब्लॉक में, मतलब अगर में पहले क्या किया, अगर में पहले DNA को मिला दिया, मिलाने के बाद में अब एक क्या ले लिया, ब्लॉक ले लिया, ठीक है। तो इसमें जैसे ही ब्लॉक ले लिया, या ऐसा कर लो कि पहले अगर का जेल ले लो, अगर का ब्लॉक ले लो। अगर का ब्लॉक लेने के बाद में इसमें वेल बना रहता है, खांच, गड्ढा, ऐसे खांच बना रहता है, ठीक। इस खांच में DNA को डाल दीजिए, यहाँ पे DNA को डाल दीजिए, DNA जो आपने लिया है माइनर पिक वाला, उस DNA को डाल दिया है, DNA भर गया इसमें, देखो DNA भर गया। अब वो DNA क्या होगा, अंदर में मिक्स होना शुरू होगा, अंदर में मिक्स होना शुरू हो जाएगा।
ये अंदर में डीएनए अगर वो जेल में डिफ्यूज करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रखो, एक इधर और एक उधर। यहाँ जिस इलेक्ट्रोड को रख रहे हो इसको बोल दो पॉजिटिव, और यहाँ जिसको रख रहे हो उसको क्या बोल दोगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव। और इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दो। अब बताओ क्या होगा? अब इसमें होगा बच्चों कि डीएनए क्या होता है? निगेटिवली चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उसमें, तो उसमें निगेटिव चार्ज है, तो डीएनए में निगेटिव चार्ज होगा, ठीक ना। डीएनए में क्या होगा? निगेटिव चार्ज। एक्चुअली इधर ही आपको निगेटिव रखना है। निगेटिव किधर रखना है? इधर, कि रिपेल करे उसको। निगेटिव इधर, उधर पॉजिटिव। इधर निगेटिव रखो और इधर पॉजिटिव, प्लस 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 और प्लस। इसको ऐसा रख दो। अब ऐसे रखने के बाद क्या होगा? ऐसे रखने के बाद अब देखो डीएनए पे क्या है बच्चों? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। अब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, PO4-3, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, तो डीएनए आगे मूव करना शुरू करेगा। और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करता है तो और आगे बढ़ेगा, और नेगेटिव वाला रिपेल कर रहा है तो और धक्का मारेगा, मतलब कुल मिला के स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। अंदर में क्या होते हैं? एगेरोस जेल में अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे, उसी स्पेस के थ्रू में डीएनए फ्लो करता हुआ आगे जाएगा। समझ रहे हो? जब फ्लो करता हुआ आगे जाएगा तो इस पूरे टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पूरा टेक्निक हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पूरा प्रोसेस बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देख लो ध्यान से, अब समझना है कि क्या डीएनए के सारे मॉलिक्यूल का स्पीड सेम रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? नहीं। जो डीएनए मॉलिक्यूल छोटा होंगे वो काफ़ी फास्टली मूव कर जाएगा आगे, और जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। तो बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे, ध्यान से, ये बड़ा फ्रैगमेंट है, बड़ा फ्रैगमेंट, समझ रहे हो? बड़ा फ्रैगमेंट पीछे रह गया और छोटा वाला बच्चों क्या हो गया? आगे चला गया। छोटा वाला आगे चला गया, ये देख लो, छोटा वाला फ्रैगमेंट आगे। इसी से हमको मतलब है, बड़ा वाला फ्रैगमेंट पीछे रह गया, ये देख लो, छोटा वाला आगे चला गया। तो इस पूरे प्रोसेस को, ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स मूवमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विदिन एन एगरोस जेल बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स along, movement of DNA fragments along an agarose gel, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग an electric field इज नोन एज, देखो के मीन्स नोन एज, ठीक ना, इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। दिस इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोलते हैं मूवमेंट को। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या किया आपने? लार्जर फ्रैगमेंट अलग, स्मॉलर फ्रैगमेंट अलग, क्योंकि स्मॉलर में ही पक्का है कि VNTR होगा। एक लार्जेस्ट था फ्रैगमेंट, वो मेजर पिक वाला, उसको तो अलग कर ही दिए हैं। ये स्मॉलर पिक में कहानी है, उसमें भी लार्जर फ्रैगमेंट और स्मॉलर फ्रैगमेंट, उसमें से भी सबसे स्मॉलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला मतलब हमारे लिए काम का बच गया ये वाला पोर्शन।
यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन हमारे काम के लिए बच गया है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। अब क्या करेंगे, चूंकि एगरोज जेल में ये प्रेजेंट है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो अनस्टेबल है डीएनए ना, क्योंकि एगरोज जेल खुद अनस्टेबल है। तुम जाओ, तुम्हारे उंगली में लग जाएगा, उंगली में तुम्हारा डीएनए सट जाएगा। फिर क्या करोगे, अब इसको स्टेबल थोड़ा बनाने के लिए, ठीक है, नाइलॉन पेपर पे इसको ऑब्टेन करेंगे। अब चूंकि ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है, ध्यान से एक मिनट और, ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है ये तो डबल स्ट्रैंड का है, ये फ्रैगमेंट डबल स्ट्रैंड का है ना, सब ये सभी क्या है, डबल स्ट्रैंड के हैं। तो इनको डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना है। तो सिंगल स्ट्रैंड चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग अल्कली का फ्लो करवाते हैं। समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग अल्कली का फ्लो करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कली इसके दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा, बीच से इसको ब्रेक कर देगा, बीच से इसको ब्रेक कर देगा, और ये अलग अलग स्टैंड कर देगा। ये क्या करेगा, अलग अलग स्टैंड कर देगा, ये अलग अलग क्या करेगा, स्टैंड करेगा। देखो अलग अलग स्टैंड कर दिया, तो अलग अलग स्टैंड किया। अब देखो अब क्या है, अब एक बात और आती है, उस बात को हम लोग मिस कर गए, हालांकि लिखना है उसको। क्या लिखना है कि जो शुरू में उसको जोड़ लेना बेटा, ठीक ना। शुरू में जो डीएनए को सेपरेट कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन करके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके जो सेपरेट किए डीएनए को, तो डीएनए का ये जो मेजर पीक मिला और ये स्मॉलर पीक मिला, आखिर मिला कैसे, डीएनए को तो फ्रेगमेंट किए होंगे ना आप, तोड़े होंगे, ब्रेक किए होंगे। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन करते समय ही उसी सेंट्रीफ्यूग में हम मिला देते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या मिला देते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। ये फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में जोड़ लेना। क्योंकि मेजर पीक और स्मॉलर पीक कैसे मिला है, वो मिला है डीएनए के सेगमेंट को ब्रेक करके। तो डीएनए को कैसे ब्रेक किया आपने, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, उसमें मतलब कि इसको डाल दिया। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आरई को आपने डाला, और यही क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है इनटू पीसेस। ये ब्रेक करेगा डीएनए को, इट ब्रेक्स डीएनए इनटू पीसेस, डीएनए इनटू पीसेस। इस पॉइंट को याद रखना, पीछे ही जोड़ लेना, पहले वाले पॉइंट में ही जोड़ना, शुरुआत वाले पॉइंट में जहाँ पे इसको बता रहे होंगे। क्यों, क्योंकि डीएनए का मेजर पीक और स्मॉलर पीक मिला। कैसे मिला, आखिर डीएनए को टुकड़ा में चेंज किए तब तो, बहुत सारे फ्रैगमेंट में डीएनए है, तो कैसे है भाई, उस फ्रैगमेंट में काटने का कौन काम किया, फ्रैगमेंट में काटने का काम किया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, याद रखना। तब ये फ्रैगमेंट में आपको मिला ये मेजर पीक, स्मॉलर पीक में भी लार्जर और स्मॉलर फ्रैगमेंट। तो आखिर टुकड़े में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको डालने से, उसको पहले वाले पॉइंट में जोड़ लेना, ठीक ना। अब देखो अब क्या करना है, इसके बाद जो डीएनए का जो सैंपल है इसको सिंगल स्टैंड में चेंज करना है, ठीक ना। तो सिंगल स्टैंड में चेंज करने के लिए इसको हम अल्कली से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो अब पॉइंट नंबर क्या आ जाएगा, जो भी पॉइंट नंबर आ जाए, 5 या 6 जो भी है। नाउ अल्कली इज यूज्ड, और नॉर्मल अल्कली ऐसे से डीएनए को कुछ नहीं होता, याद रखना, स्टेबल होता है वो। स्ट्रॉन्ग अल्कली का यूज करते हैं। अल्कली इज यूज्ड टू सेपरेट the strands of डीएनए। डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक ना। अब चलो, जब उसको यूज करेंगे, मतलब कि अगरवोज जेल के ऊपर में अल्कली को डालेंगे तो ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। 2 स्टैंड का बना हुआ है, तो एक स्टैंड सब अलग हो जाएगा, सबका अलग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि इस सैंपल को स्टेबल करने के लिए स्टिक करवाते हैं, उसको सटाते हैं, चिपकाते हैं एक नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के पेपर पे, ठीक है, जिससे कि वो एकदम फिक्स हो जाए वहाँ पे, ठीक ना। तो ऐसा करने के लिए नाउ सिंगल स्ट्रैंड, याद रखना, नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड
स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स। अब देखो, क्योंकि अब तो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है, देखो सिंगल स्टैंड में। अब इस सिंगल, इसी के अंदर में सिंगल स्टैंड को फॉर्म में है। अब इस सिंगल स्टैंड को हम क्या करते हैं, नाउ सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ए नाइट्रोसेलुलोज। कौन सा पेपर होता है, नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन पेपर, ठीक है, और नाइलॉन, क्या, नाइलॉन पेपर पे उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक ना। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, द टेक्निक इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। द टेक्निक इज known as southern blotting टेक्निक। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। द टेक्निक इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। क्या करते हैं भाई, इसको, ये जो आपने जेल लिया एगरोज जेल, अब इस एगरोज जेल में क्या था, सिंगल स्टैंड के डीएनए थे ना, सिंगल छोटे छोटे डीएनए, ये छोटे छोटे सिंगल स्टैंड के डीएनए थे, देख लो, थे तो डबल स्टैंड के, लेकिन अल्कली डाले तो सिंगल स्टैंड में चेंज हो गया, ठीक है। इसको उठा के यहाँ से कट करो, आधा पोर्शन को, लार्जर वाले को छोड़ दो, आधा पोर्शन कट करो, जहाँ से था कट किया, और इसको नाइट्रोसेलुलोज, देखो ये नाइट्रोसेलुलोज है, नाइट्रोसेलुलोज, इसके ऊपर जस्ट रख दो, क्या करो, इसके ऊपर जस्ट रख दो, और रखने के बाद कंटिन्यूअस सॉल्ट का फ्लो कराते हैं इसके ऊपर, कंटिन्यूअस सॉल्ट का फ्लो। कंटिन्यूअस सॉल्ट का फ्लो कराने के बाद में क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए देख रहे हो, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, चिपक जाएगा, ये देखो ये चिपक गया। तो ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, ये एगरोज जेल में है, अभी कहाँ है, ये एगरोज जेल में है, कहाँ, एगरोज जेल। ये पेपर जो है नाइट्रोसेलुलोज का, किसका है, नाइट्रोसेलुलोज का ये पेपर है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज का। तो नाइट्रोसेलुलोज पे अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। इसी टेक्निक को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इस पूरे टेक्निक को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, पूरे टेक्निक को। अब आपने ऑब्टेन कर लिया, अब बात आएगी कि भाई ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसमें बेस सीक्वेंस क्या है, ये फ्री है, बेस सीक्वेंस फ्री है। अब बताओ, अब देखो, अब है क्या कि ध्यान से देखो, अब क्या है कि अब ये तो डीएनए हमको नाइट्रोसेलुलोज पेपर में मिला है, अब इसको हम देखेंगे कैसे, मेन प्रॉब्लम ये है, ये नज़र कैसे आएगा, कुछ कराना पड़ेगा। तो क्या कुछ कराना पड़ेगा भाई, यदि ये रेडियो एक्टिव हो जाता, तो रेडियो एक्टिव हो जाता तो एक्सरे फिल्म होता है ना, जो कैमरे का फोटोग्राफिक प्लेट होता है, वैसे ही बड़ा सा फोटोग्राफिक प्लेट जो होगा उसको एक्सरे फिल्म बोलते हैं, जिससे एक्सरे वगैरह उतारा जाता है, हड्डी कहाँ टूटा है, क्या हुआ है, एक्सरे का फिल्म होता है। तो एक्सरे फिल्म के ऊपर जस्ट इसको रख देना है। यदि ये रेडियो एक्टिव हो जाए तो पहले तो ये रेडियो एक्टिव है नहीं, रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट करना है इसको, और एक्सरे फिल्म के ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल वैसा स्पॉट बना देगा, उसके ऊपर स्पॉट बना देगा, तो अब मिल गया हमको। स्पॉट को तो हम पहचान सकते हैं, वो हमारी आंखों को दिखेगा ना, तो वैसे ही पहले भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लैब में बना हुआ ये जितना भी सीक्वेंस देख रहे हो, ये सीक्वेंस जो होता है AATTCC का जितना भी है, आर्टिफिशियल लैब में बने हुए
यहाँ पे जो जो सीक्वेंस हैं, जो भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे पॉसिबल सीक्वेंस के अलग से डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के बने हुए रहते हैं, लैब में बने हुए हैं ऑलरेडी। जितनी पॉसिबिलिटी होगी, मान लो कि यहाँ पे AATTC है, तो लैब में प्रोब बना हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। देखो ध्यान से देखो, समझने की जरूरत है। प्रोब क्या होता है, प्रोब के बारे में समझो, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक देख लिए। अब प्रोब क्या है, प्रोब पहले समझो। अब इस वाले डीएनए को उठा लो, एक डीएनए को उठाया। अब इस वाले डीएनए में ए है, ए टी और सी है, मान लो ये है, ये VNTR इसका है। क्योंकि VNTR क्या होता है भाई, VNTR ऐसा डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसमें रिपीटेड मैनर में बेस सीक्वेंस मिलते हैं। तो AATTC ये रिपीटेड है। अब अगला जो लेंथ होगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ तक ये था, ये डीएनए के यहाँ तक का लेंथ ये है। सपोज करो ऐसे ऐसे करते हैं, ये वाला डीएनए लिए, ये वाला डीएनए लिए। अब पूरे लेंथ को देखना है, पूरे लेंथ को देख लो। डीएनए का पूरा लेंथ बनाओ, इस वाले डीएनए का पूरा लेंथ बनाया, और क्या हुआ, A T और C, और फिर A T और C। तो इसको VNTR बोलेंगे। क्यों? क्योंकि VNTR में क्या होता है, सीक्वेंस रिपीट होता है। तो देखो ना भाई, AATTC यहाँ तक आया, और फिर AATTC, फिर AATTC। अब ये सीक्वेंस जो है, यदि हम में 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमारे सारे सेल के डीएनए में दो बार रिपीट होंगे, ठीक ना। कोई दूसरा आदमी रहेगा तो ये वाला सीक्वेंस जो होगा उसमें हो सकता है 3 बार रिपीट रहे, तब तो हमसे यूनिक निकला, तब तो उसका डीएनए पहचान में आएगा कि हाँ भाई हमसे उसका डिफरेंट है। तभी तो यूज है सस्पेक्ट को पकड़ने में, जो संदेह के घेरे में आदमी है उसको पकड़ने में, ठीक है। तो ऐसा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो देख रहे हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, तो एक टी लगा रहेगा, और फिर टी, फिर ए और फिर जी, और फिर क्या, टी ए और जी। ये देख लो, ये देखो, मतलब इस VNTR का ये जो बगल में सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए मिला, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये इसको एक्चुअली लैब में पहले से तैयार करके रखा जाता है। जितने पॉसिबल हैं, जितने पॉसिबिलिटी VNTR के हो सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है आर्टिफिशियली लैब में तैयार करके पहले से रखा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। और इसमें रेडियो एक्टिव, ठीक ना, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज कर लो, समझ रहे हो। तो फास्फोरस रेडियो एक्टिव यूज करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, समझ गए। तो प्रोब क्या होता है भाई, प्रोब देख लो, प्रोब को कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोब को डिफाइन करने के लिए बच्चों, प्रोब को कैसे डिफाइन करेंगे, एन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक ना, फ्रैगमेंट आर्टिफिशियल सिंथेसाइज होता है, ठीक ना, which contains the base sequence complementary to, base sequence किसके, complementary to किसके कॉम्प्लीमेंट्री भाई, एन आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच कंटेन द बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू क्या, द VNTR, ठीक ना, VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिससे कि वो जाके कंबाइन कर जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से प्रोब ये होता है। अब प्रोब तैयार करते हैं। कैसा प्रोब तैयार करते हैं? प्रोब हम रेडियो एक्टिव प्रोब तैयार करते हैं। कैसा? रेडियो एक्टिव। तो आगे लिख लो, देयरफॉर रेडियो एक्टिव प्रोब इज रेडियो एक्टिव प्रोब इज सिंथेसाइज्ड। रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 का यूज करेंगे तो रेडियो एक्टिव प्रोब तैयार कर लिया। रेडियो एक्टिव प्रोब क्यों तैयार करेंगे? क्योंकि हमारा जो VNTR है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो एक का स्पॉट जाएगा, एक का छाप जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 7 का स्पॉट बनेगा सेम लेवल में। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मतलब इसका स्पॉट वहाँ नहीं बने, स्पॉट तो बनेगा इसका, लेकिन हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि भाई प्रोब का इतना लेंथ है तो जो VNTR DNA है उसका भी लेंथ उतना ही होगा। समझ सकते हैं ना? एक्सरे फिल्म पे ऑब्टेन करके। तो देखो अब आगे का केस क्या होगा। अब आगे का पॉइंट देखो। अब आगे का पॉइंट होगा बच्चों, ध्यान से समझो इसको। आगे के पॉइंट में हमारा आ रहा है कि नाइट्रोसेल्यूलोज का जो पेपर लिए थे, ये आपका नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है। और इसमें क्या है? स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है, सिंगल स्टैंड वाला। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है सिंगल स्टैंड वाला। देखो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स सिंगल स्टैंड वाला। अब प्रोब को लिया तो प्रोब आके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आके इसे बाइंड कर जाएगा। इसे आके बाइंड कर गया, इसे आके बाइंड किया, ये इसे आके बाइंड कर गया। देखो ये बाइंड कर गया। बाइंड किया, इस टेक्निक को, बाइंड कराने के टेक्निक को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मतलब नाउ क्या लिखेंगे इसमें? नाउ द प्रोब्स। कौन सा प्रोब? रेडियो एक्टिव प्रोब है। प्रोब रेडियो एक्टिव है। नाउ द रेडियो एक्टिव प्रोब्स, नाउ द रेडियो एक्टिव प्रोब्स आर allowed to join with VNTRs। VNTR से ज्वाइन किया जाएगा। द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे प्रोसेस को बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया। अब क्या करेंगे? अब तो भाई रेडियो एक्टिव मिल गया, अब तो इसका छाप पड़ सकता है एक्सरे फिल्म पे। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं इसका इम्प्रिंट, इसका प्रिंट लेना किसके ऊपर? एक्सरे फिल्म पे। उसको ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। तो फाइनल क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब कि फाइनली द प्रिंट ऑफ hybridized DNA is obtained on an X-ray film। कहाँ पे? On an X-ray film। On an X-ray film। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी।
द प्रोसेस इज नोन एज, द प्रोसेस इज known as ऑटो रेडियोग्राफी। उस प्रोसेस को हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे है उसी को अब रख दो एक्सरे फिल्म के ऊपर में, ठीक है, तो ऐसा स्पॉट आ जाएगा। देखो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है तो रेज निकलेंगे, तो रेज का तो स्पॉट आएगा इसको ऊपर, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, एक्सरे फिल्म पे आपको आपने ऑब्टेन किया, ये एक्सरे फिल्म है। एक्सरे फिल्म पे क्या किया, ये ऑब्टेन कर लिया, एक्सरे फिल्म पे आपने ऑब्टेन कर लिया इसको, इस चीज को। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, सर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो बेटा, इसको ऐसे समझ लो मेरे लाल, ऐसे है। चलो भाई ऐसे समझो, ये आ गया, ये आ गया दूसरा कलर में, हाँ हाँ दूसरा कलर, चलो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो इसका स्पॉट ये, इसका स्पॉट ये, इसका स्पॉट ये, इसका स्पॉट ये जो आया इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। आए समझ में? मतलब एक्सरे फिल्म के ऊपर में जो स्पॉट आया एक्चुअली दैट इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट ये, और इसी को बोलते हैं और डीएनए प्रोफाइल, डीएनए प्रोफाइल बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइल। मोनोजाइगोटिक ट्यून को छोड़ के यदि जुड़वा दो भाई हैं या जुड़वा दो बहनें हैं, यदि क्राइम की हैं तो आप नहीं पकड़ सकते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, दोनों ही दोषी हो जाएंगे। वो तो पकड़ तो सकते हैं सर, आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या में, करोड़ों करोड़ की जनसंख्या में दो भाई या दो बहनें तो पकड़ में आई, हाँ ठीक है पकड़ में आई, लेकिन दोनों में से यदि दोनों खूब ईमानदार हो जाए, नहीं नहीं हमने ही मर्डर किया है, वो बोले कि ना हमने किया है, हमको मार दो, मैं बोला कि हमको मार दो, आप दोनों को तो नहीं मार सकते, किसी एक को मारेंगे, किसी एक ने क्राइम किया है, समझ रहे हो। तो ऐसे यदि अड़ गए, कई केसेस ऐसे हुए हैं, फॉरेन में हुआ था, ठीक ना, कि दोनों भाई बिल्कुल अड़ गए कि नहीं मैं ही क्राइम किया हूँ, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, वो बोला कि मैं क्राइम किया हूँ, एक बोला कि मैं क्राइम किया हूँ, तो लास्ट में क्या किया, कोर्ट ने उसको माफ़ कर दिया, छोड़ो हटाओ भाई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट तो मिल रहा है तो दोनों का सेम डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी सबका ये यूनिक होता है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट मिला ये यूनिक होता है, इसको ना तो आप ऑपरेट कर सकते हैं ना तो प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं। बोल सर इसको बर्बाद कर देंगे, तो इसको बर्बाद कर तो दूसरा फिर से प्रिंटिंग निकल जाएगा आपके सेल को लेके, ठीक है। अब देखो ये डीएनए फिंगरप्रिंट, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ से बनाया गया, ये बनाया गया है स्पॉट वाले सैंपल से, वेजाइनल स्वैब से, सलाइवा से, या क्रिमिनल के ब्लड से, ठीक है, या उसके सीमेन से, वहाँ से जो स्पॉट था, घटनास्थल था, वहाँ से इसको कलेक्ट करके बनाया गया है। अब जो सस्पेक्ट है जिसके ऊपर शक कर रहे हैं उसको पकड़ लो और उसका ब्लड निकाल के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो, तो ये कहाँ हो गया, ये फ्रॉम द स्पॉट हुआ, फ्रॉम ए स्पॉट, स्पॉट से हुआ। और अलग से जो सस्पेक्ट है, जो संदिग्ध है, जो शंका में है, जो शक के घेरे में है, उस आदमी का देख लो, उस आदमी का, तो उस आदमी का भी क्या किया, हमने प्रोफाइल तैयार किया, अलग से ब्लड लेके, भाई तुम्हारे ऊपर शक जा रहा है, चलो ब्लड दो अपना। जैसे नारायण दत्त तिवारी थे, रोहित शेखर उनका बेटा है कि नहीं, तो साफ बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारा लड़का नहीं है, वो बदनामी से बचने के लिए वो सोच रहे थे कि अरे इतना दिन थोड़ी मैं जीऊँगा। वो 93-94 ईयर्स तक जिंदा रहे, अभी पिछले के पिछले सालों ख़त्म हुए हैं। तो वो कहीं नहीं जानते थे कि मैं इतना दिन जिंदा रह जाऊँगा।
लेकिन जब रोहित शेखर ने क्लेम किया उनके ऊपर, एनडी तिवारी के ऊपर में, क्लेम करने के बाद में उनका ब्लड सैंपल निकाला गया। ब्लड सैंपल देने नहीं जा रहे थे वो, बोले कि नहीं आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लिया गया, लेने के बाद रोहित तिवारी के डीएनए का प्रोफाइलिंग किया गया, उनका प्रोफाइलिंग किया गया, और जब मैच कराया गया तो क्या हुआ, उसके भी जीन में इनका वीएनटीआर था। जब वीएनटीआर था तो उनका बच्चा हो गया पूरी तरह से क्लियर कि हाँ आप ही का बच्चा है। लास्ट में एक्सेप्ट किए वो, और तो उनके पूरे संपत्ति का मालिक वो हो गया, वो लड़का। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं रहा, वो बालक सुसाइड कर लिया, क्या हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक ना। ये किसी से तुम पता कर सकते हो, तो ऐसा डिस्प्यूट में पता लगता है। अब देखो स्पॉट, फ्रॉम द स्पॉट। अब फ्रॉम द स्पॉट के बाद में बच्चों क्या होगा, क्या होगा, यहां सस्पेक्ट से किसे ले लिया गया, सस्पेक्ट से लिया गया, ये सस्पेक्ट से लिया गया। सस्पेक्ट जो शंके के घेरे में है। और लेने के बाद में दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराओ, दोनों पेपर को एक दूसरे को चढ़ा दो। ये देखो हमारे हाथ को देखना, ये है हाथ, ये भी हाथ है, ऐसे ऐसे कर दिया। जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या होगा, ये वाला एग्जैक्ट, इसका जो एग्जैक्ट लेंथ था इससे मिल गया, इसका एग्जैक्ट लेंथ इसके ऊपर इसको कवर कर लिया, ये इसको कवर कर लिया, ये इसको कवर कर लिया, तो एग्जैक्ट पता लग गया कि हाँ रियल में यही व्यक्ति मर्डरर है, यही व्यक्ति रेपिस्ट है। समझ रहे हो, क्योंकि घटना स्थल से जो स्पॉट से लिया गया डीएनए, उसका फिंगरप्रिंट और उसके ब्लड सैंपल से निकाला गया, ब्लड चेक करके जो फिंगरप्रिंट लिया गया, दोनों मैच खा रहे हैं, मतलब कि यही क्रिमिनल है, यह प्रूफ हो गया। यही हुआ आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। समझ रहे हो, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज इसमें करते हैं। दूसरा मैटर्निटी वगैरह पहचान के लिए, पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि बच्चे का कौन माँ है कौन पिताजी हैं, उसके लिए भी है, क्योंकि कुछ वीएनटीआर कहाँ से आता है, मदर से, कुछ फादर से आता है, तो वैसे भी पहचान सकते हैं हम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और बाकी फिर अगले क्लास में नेक्स्ट चर्चा किया जाएगा अगले टॉपिक का। थैंक यू। ओके।